हेलो दोस्तों, ज्ञान दर्पण जीएस में आप लोगों का स्वागत है। मैं मंजीत आपके लिए एडिटेरिया का सेट नंबर 2 प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। इसमें से 50 क्वेश्चन का पूरा डिटेल से सॉल्यूशन करूँगा। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करता हूं आप लोगों के सामने। पहला क्वेश्चन से, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? तो इसमें बोला कि इसमें कौन कौन सा अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। तो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, ये तीनों जो है केवल भारतीयों को प्राप्त है। और इसके अलावा याद रखना है अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30, ये दोनों भी केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। यानी पूछेगा क्वेश्चन कि कौन कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशी को नहीं प्राप्त है। तो अनुच्छेद 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, 5 अनुच्छेद। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो इसमें कथन दिया है, इसमें चुनना कि कौन सही है कौन गलत है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष होता है, ये कथन गलत है, बल्कि कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष को। राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होनी चाहिए, कम से कम 30 वर्ष आयु होना चाहिए। ठीक है, आगे आते हैं तीसरा नंबर पॉइंट में। राज्यसभा अस्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पदमुक्त होते हैं। तो 1/4 नहीं बल्कि 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष प्रति मुक्त होते हैं। ठीक है, इस तरह से बोला है उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन गलत है। इसमें कौन सा कथन गलत है, तो उपयुक्त में से तीनों कथन गलत है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिन तक रोक सकता है। तो धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकता है, 14 दिन तक। ठीक है दोस्त, आगे क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह, मतलब क्या शर्त है, तो वह भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तथा न्यायिक पद धारण किया हो, या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय के न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो, तभी वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हो सकता है। बोला उपयुक्त में से कौन सा सही है। इसमें कौन सही है, इसमें केवल एक सही है, और 35 वर्ष इसका ऐसा कोई आयु नहीं है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। वित्तीय आपात घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर लिया जाता है। तो कितने माह के भीतर लिया जाता है, तो 2 माह के भीतर। वित्तीय आपात कितने माह के भीतर, 2 माह। और राष्ट्रीय आपात बोलेगा तो 1 माह, 1 माह के भीतर। राष्ट्रीय आपात के लिए 1 माह, वित्तीय आपात के लिए 2 माह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था। तो सबसे पहले कब लाया गया था, 1963 में। कब लाया गया था, 1963 में। भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था, सबसे पहले 1963 में। अगला 7 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के परिवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया। यानी नीति निर्देशक तत्व के परिवर्तन करना है तो कौन सा, ये इसके बारे में कौन सा अनुच्छेद में वर्णन है, तो अनुच्छेद 37 में। किसमें, अनुच्छेद 37 में। अब जानते हैं अनुच्छेद 38 में क्या है, तो राज्य लोक कल्याण के बारे में चर्चा किसमें, अनुच्छेद 38 में। राज्य लोक कल्याण के बारे में चर्चा अनुच्छेद 38 में। और अनुच्छेद 39 के 1 या फिर कह सकते हैं 39 के क में क्या वर्णन है, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, आगे क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। तो चलैया समिति जो था उसका गठन किया गया था 1991 में। कब किया गया था, 1991 में। आगे क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से। तो कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से कौन सी क्रांति, भूरी क्रांति। कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति, भूरी क्रांति। अब जानेंगे काली क्रांति। काली क्रांति का संबंध किससे है, तो कच्चा तेल या फिर पेट्रोलियम। काली क्रांति का संबंध कच्चा तेल या पेट्रोलियम। दूसर क्रांति का संबंध किससे, सीमेंट से। किसे, सीमेंट से। और गोल्डन क्रांति का संबंध किससे, बागवानी या फिर शहद या फिर फल, सभी का संबंध किससे, तो गोल्डन क्रांति। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इस प्रकार से इसे किस प्रकार का धन कहते हैं, तो इसे कहेंगे हॉट मनी। यानी विदेश से आसानी से आएगा और आसानी से चला जाएगा, उसे क्या कहेंगे, हॉट मनी। ठीक है, अब जानेंगे हार्ड मनी के बारे में। तो हार्ड मनी क्या किसे कहते हैं, तो हार्ड मनी जो सिक्का होता है उसे क्या कहते हैं, हार्ड मनी। जितना भी सिक्का होता है उसे क्या कहते हैं, हार्ड मनी। और सॉफ्ट मनी किसे कहेंगे, तब पेपर मुद्रा या फिर जो नोट होता है उसे क्या कहते हैं, सॉफ्ट मनी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं।
गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य का अनुमोदन कौन करता है? तो गन्ने का उचित मूल्य और पारिश्रमिक का अनुमोदन कौन करता है? आर्थिक मामले पर कैबिनेट समिति, आर्थिक मामले पर कैबिनेट समिति। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? मतलब असहयोग आंदोलन जब हुआ था उसमें क्या क्या कार्य हुआ था और क्या नहीं हुआ था? तो क्या क्या हुआ था? तो सरकारी पद का त्याग हुआ था। जब असहयोग आंदोलन हो रहा था तो उस समय जो सरकारी पद पे थे भारतीय, वो अपना पद त्याग रहे थे, विदेशी माल का बहिष्कार कर रहे थे, अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार किया जा रहा था, और सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी। ऐसा नहीं था। ऑप्शन नंबर डी ये नहीं था। क्या क्या था इसमें? सरकारी पदों के त्याग कर रहे थे, विदेशी माल का बहिष्कार कर रहे थे, अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार किया जा रहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? तो दांडी मार्च की समाप्ति कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930। 6 अप्रैल 1930 बोलेगा। शुरुआत कब हुआ था? दांडी मार्च की शुरुआत कब हुआ था? 12 मार्च 1930। दांडी मार्च की शुरुआत हुआ था 12 मार्च 1930 और इसकी समाप्ति हुआ था 6 अप्रैल 1930। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। मतलब क्या क्या कब किए थे, जिसके बारे में देखना कि कब क्या किया था। चौरी चौरा घटना, चौरी चौरा घटना कब हुआ था? 5 फरवरी 1922, एकदम सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 7 सितंबर 1931, ये भी सही है। आगे आते हैं पूना समझौता। पूना समझौता कब हुआ था? 24 सितंबर 1932, ये भी ठीक है। आगे भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 8 अगस्त। कब हुआ था? 8 अगस्त। 8 अगस्त में भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त। इसका आंसर डी हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किए थे? तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा अस्थायी सरकार का गठन कब किया गया था? 21 अक्टूबर 1943 को। कब किया गया था? 21 अक्टूबर 1943 को। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। तो सती प्रथा जो था उसका उन्मूलन किया गया था। कब किया गया था? तो इसका 1829 ईस्वी था। 1829 नियम कौन सा नियम के तहत? नियम 17 के तहत। 1829 में नियम कौन सा था? नियम 17। इस समय वायसराय कौन थे? तब विलियम बेंटिंक। मतलब सती प्रथा को समाप्त करने वाले वायसराय कौन थे? विलियम बेंटिंक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर को दिया जाता है? मतलब बहावी जो आंदोलन हुआ था उसको कुचलने का श्रेय उसको कौन दबाए थे? तो एलिंगन प्रथम, लॉर्ड एलिंगन प्रथम। बहावियों को कुचलने का श्रेय किसे दिया जाता है? एलिंगन प्रथम। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन से राजवंश शामिल नहीं था? तो त्रिपक्षीय जब संघर्ष हुआ था उसमें कौन कौन सा वंश शामिल था? पाल वंश था, राष्ट्रकूट वंश था और प्रतिहार। त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ था पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार के बीच में हुआ था। इसमें पल्लव वंश नहीं था। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के विशेषता मिले हैं। तो शवों को जो दफनाया जाता था उसका सिर, यानी उसका सिर कौन सा दिशा में रखा जाता था? उत्तर दिशा में। सिंधु घाटी सभ्यता में जो शव को दफनाया जाता था तो उस शव को सिर किस दिशा में रहता था? उत्तर दिशा में। 20 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हुआ था? तो बौद्ध धर्म जो है दो संप्रदाय, हीनयान और महायान में कौन सी समिति में बटा था? चौथी समिति। कौन सी समिति? चौथी समिति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? मतलब जिसे महावीर स्वामी जैन धर्म से संबंधित थे, तो जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहते थे? कैवल्य। तो महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति कहाँ, किस नदी के तट पे हुआ था? तो इनको हुआ था रिजु पालिका नदी। कौन सी नदी? रिजु पालिका नदी। और निरंजना नदी कहेंगे तो गौतम बुद्ध को कौन सी नदी? निरंजना नदी। गौतम बुद्ध को किसमें? निरंजना नदी के। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन में आते हैं। आजीवक संप्रदाय निम्न के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखलीपुत्र तीस। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखलीपुत्र तीस। ठीक है, आगे बात करते हैं भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? कच्चायन। भौतिकवादी के कच्चायन। अनिश्चयवादी के कौन थे? संजय विट्ठल पुत्र। अनिश्चयवादी के संजय विट्ठल पुत्र। अब बोलेगा घोर अक्रियावादी के पूरन कश्यप। किसको थे? घोर अक्रियावादी के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं।
किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है? यानी स्थापत्य कला का स्वर्ण काल मतलब किनके समय में अच्छा भवन इमारत का निर्माण हुआ था? किसके समय में? तो किनके समय में होता है? शाहजहां के काल में। मतलब स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसके समय को कहा जाता है? शाहजहां के काल के। और जहांगीर के काल को क्या कहते हैं? जहांगीर के काल कहते हैं चित्रकला का स्वर्ण काल। चित्रकला का स्वर्ण काल किसके काल को? जहांगीर। और स्थापत्य कला का स्वर्ण काल तो शाहजहां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। मुगल काल में मुहत्सिब कौन थे? तो मुगल काल में मुहत्सिब कौन होते थे? आचरण अधिकारी। क्या होते थे? कौन होते थे? आचरण अधिकारी को क्या कहा जाता था? मुहत्सिब। दीवान अर्ज, क्वेश्चन नंबर 25 में दीवान अर्ज किस विभाग से संबंधित था? तो दीवान अर्ज जो है किस विभाग से संबंधित था? सैन्य विभाग। किस विभाग से? सैन्य विभाग। अब क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। बसावन व दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? बसावन और दसवंत जो थे किसके दरबार में रहते थे? अकबर के दरबार में। ठीक, अब जानेंगे कि जहांगीर के दरबार में ये क्वेश्चन पूछता है कि जहांगीर के दरबार में कौन थे? तो उस्ताद मंसूर और अबुल हसन। उस्ताद मंसूर और अबुल हसन किस समय में? तो जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित कौन है उसको चुनना है। तो नरोरा परमाणु विद्युत गिरी कहाँ है? यूपी में। ये सही है, नरोरा परमाणु गिरी कहाँ है? यूपी में। ठीक, आगे आते हैं, देखते हैं कुंडलकुलम कहाँ है? तो कर्नाटक इसमें दिया, जो कि नहीं, तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में है। ठीक, आगे काकरापारा कहाँ है? गुजरात में। सही है। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक, इसका आंसर हो गया बी। आगे 28 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो 38वीं समानांतर रेखा है तो किसके बीच है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है। किसके बीच में? उत्तर कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में। अब बोलेगा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में कौन सा समानांतर रेखा है? तो 17वीं। कौन सा? 17वीं। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में 17वीं। और अमेरिका और कनाडा के बीच में कौन सा समानांतर रेखा? 49। कौन सा? 49। और जर्मनी और फ्रांस के बीच में जो रेखा उसे क्या कहते हैं? मैगी नॉट रेखा। जर्मनी और फ्रांस के बीच में कौन सा रेखा? मैगी नॉट रेखा। ठीक, एक और याद रखेंगे इसमें, लीबिया और सूडान के बीच में कौन सा समानांतर रेखा है? 20वीं समानांतर रेखा। 20वीं समानांतर रेखा किसके बीच में है? लीबिया और सूडान के बीच में। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? ठीक, तो देखते हैं अच्छे ईंधन का गुण क्या क्या है। तो ईंधन का उष्मीयमान उच्च होना चाहिए। अच्छे ईंधन का गुण है ईंधन का उष्मीयमान उच्च होना चाहिए। ठीक, आगे है कि जलाने पर ज़्यादा अपशिष्ट व हानिकारक गैस का उत्सर्जन होना चाहिए। नहीं, बल्कि कम अपशिष्ट और हानिकारक गैस नहीं निकलना चाहिए। ठीक, ये गलत है। आगे आते हैं ईंधन का प्रज्वलन ताप ना तो कम और ना ही ज़्यादा होना चाहिए। ठीक, ना ही ज़्यादा होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर भी हो गया। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो मिलाते हैं। विटामिन B7 बोला है, विटामिन B7 की कमी से क्या होता है? बालों का झड़ना। विटामिन B7 की कमी से बालों का झड़ना। विटामिन B12 की क्या होता है? पर्णाशी अर्रकता। विटामिन E की कमी से क्या होता है? बांझपन उत्पन्न होते हैं या फिर जनन क्षमता में कमी। ठीक, विटामिन डी के बारे में आते हैं। तो रक्त के थक्का जमना। विटामिन डी के कारण क्या होता है? रक्त का थक्का जमता है। ठीक, तो 1 का 3 यानी मिला 1 का 3। ठीक है, अब आइए 31 नंबर क्वेश्चन। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाएँ क्या है? तो तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने के लिए कौन सा इकाई का प्रयोग करते हैं? गैलेक्टिक इकाएँ। निम्न में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम कौन सा रोग होता है? तो इसका रोग का नाम है वर्णांता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है? यानी हीमोग्लोबिन जो है हमारे शरीर में किसका वहन करता है? तो ऑक्सीजन। किसका वहन करता है? ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन जो हमारे शरीर में किसका वहन करता है? यानी एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाता है ऑक्सीजन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं। 34। किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहेंगे? गुप्त ऊष्मा। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा जो होती है उसे क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा। ठीक है, आगे क्वेश्चन आते हैं 35। निम्नलिखित कोशिका अंग में किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल किसमें नहीं पाया जाता है? तो जीव द्रव में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। न्यूक्लिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो केंद्रिका में, हरित लवक में और राइबोसोम में न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं। कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? तो विटामिन ए जो है किसमें पाया जाता है? तो मछली के तेल में पाया जाता है विटामिन ए, पालक साग में पाया जाता है और
आम में भी पाया जाता है, पके आम में भी विटामिन ए पाया जाता है। ठीक, तो किसमें नहीं पाया जाता है? जंतुओं के यकृत में विटामिन ए नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं। इसको मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। ठीक है, तब प्रतिरोध को किस में मापते हैं? ओम में। प्रतिरोध को किस में मापते हैं? ओम में। विद्युत प्रवाह को किस में मापते हैं? एम्पियर में। किसमें? एम्पियर में। बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। अब पावर का मात्रा क्या होता है? वाट। ठीक, तो इसको 1 के 4, बी के 1, सी के 2 और डी के 3। ठीक है, अब भाई धातु में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? मतलब कौन सा धातु का घनत्व सबसे कम होता है? तो लिथियम। सबसे कम घनत्व वाला तत्व क्या है? लिथियम। ठीक, याद रखेंगे पारा के बारे में। एक द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र धातु कौन सा है? पारा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अगला क्वेश्चन 38 हो गया। 39 में प्राकृतिक रबर के बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक, तो प्राकृतिक रबर के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण पाए जाते हैं। यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण पाए जाते हैं। किसमें? प्राकृतिक रबर में। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं। किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? किसी तत्व का रासायनिक गुण कौन तय करता है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या। उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक, अब आगे मिलाते हैं। देव प्रयाग किन नदियों के संगम पे है? देव प्रयाग जो है किसके संगम पे है? भागीरथी और अलकनंदा। किसके संगम पे? भागीरथी और अलकनंदा। ठीक, आगे बोलेगा अलकनंदा और मंदाकिनी के बीच में कौन सा? तो रुद्र प्रयाग। कौन सा? रुद्र प्रयाग। ठीक है, आगे आते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? कौन सा राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? तो बीचों बीच गुजरती है मध्य प्रदेश से। कौन सा राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? मध्य प्रदेश से। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा जो है एक दूसरे को किस राज्य में काटती है? तो कहाँ काटती है? छत्तीसगढ़ में। कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन 43 में। निम्न में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। ठीक है, आगे मिलान करना है कौन सम्मिलित नहीं है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश। बिल्कुल सही है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? कह सकते हैं एचपी। रोहिला कहाँ है? एचपी। ठीक, आगे बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में। और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उड़ीसा में। बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो गया बी। आगे क्वेश्चन नंबर 45। निम्न में से कौन सी शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? तो शीत महासागरीय जलधारा नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो अगुलहास। ठीक, अब आगे सब शीत महासागरीय जलधारा कौन कौन सा है? वेंगुएला, हम्बोल्ट और लेब्राडोर। ये सब क्या है? ठंडी महासागरीय जलधारा है और अगुलहास जो है गर्म है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46। निम्न में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो गोदावरी। ठीक, आइए इसी में बोलेगा कि दक्षिण की गंगा तो कावेरी और दक्षिण भारत की गंगा तो गोदावरी। भारत लग जाएगा तो गोदावरी और सिर्फ बोलेगा दक्षिण की गंगा तो कावेरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 में आते हैं। प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? किसके लिए जाना जाता है? भूकंप और ज्वालामुखी के लिए। तो 1 और 2 यानी बी नंबर आंसर हो गया। मतलब प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर जो है, रिंग ऑफ फायर किसके लिए जाना जाता है? तो भूकंप और ज्वालामुखी के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 में आते हैं। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है मरुस्थल का नाम है और कौन सा देश में स्थित है? जो तो तकला मकान मरुस्थल कहाँ है? चीन में। ठीक, थार मरुस्थल कहाँ है? भारत में। ये भी ठीक है। आटाकामा मरुस्थल कहाँ है? चिली में। ये भी ठीक है। अब बोला है गिब्सन मरुस्थल कहाँ है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। कहाँ है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। गिब्सन मरुस्थल कहाँ है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ये गलत दिया हुआ है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में। प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या होता है? यानी प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी किसे कहते हैं? ठीक, तो इसका आंसर देखते हैं क्या है। तो व्यवसाय या फिर रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना है। यानी कोई व्यक्ति एक व्यवसाय को छोड़कर दूसरे व्यवसाय में जाता है या फिर एक जॉब छोड़कर दूसरे जॉब में जाता है, तो उसके बीच में जो जितना दिन हुआ बेरोजगार रहता है उसे क्या कहते हैं? घर्षणात्मक बेरोजगारी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 में आते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको कहते हैं MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में निम्नलिखित में से कौन मतलब कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामले के मंत्रिमंडल समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है। बिल्कुल सही है।
ठीक, आगे दिया है न्यूनतम समर्थक मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है, ये भी बिल्कुल सही है, यानी दोनों कथन सही है। ठीक है, इसमें एक पॉइंट याद रखना है कि भारत सरकार द्वारा कुल कितने फसलों पर न्यूनतम समर्थक मूल्य लागू किया जाता है, कितने फसल पर, तो इसमें याद रखना है 23 फसल पर। ठीक है, 50 क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब इसमें अस्मरणीय तथ्य में आते हैं, प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक। ठीक, तो योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, पतंजलि। ठीक है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, गौतम। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, कपिल। चवार्क दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, चवार्क। वैश्विक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, कनाद। या फिर उलूक भी देता है, पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, जैमिनी। उत्तर मीमांसा के बादरायण। ठीक है, अब विभिन्न संप्रदाय एवं उसके संस्थापक, कौन से संप्रदाय के संस्थापक कौन है, तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है, मखलीपुत्र गोसाल। ठीक है, अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन है, संजय विठल पुत्र। आते हैं भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन है, पकुद कचायन। घोर अक्रियवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन है, पूरन कश्यप। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन समाप्त हुआ। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आज का सेशन कैसा लगा, और लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।